हाँ भाई, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहली पढ़ो। जल को स्वच्छ करना खालिस्तान को दूर करने के प्रकम है। हाँ देखो, प्रश्न का मतलब समझो। जल को स्वच्छ करना मतलब साफ करना। किसको दूर करने की प्रकम, मतलब किसको दूर करने की प्रक्रिया है। प्रकम कहते हैं प्रक्रिया। तो समदूषकों, इसमें आंसर आएगा समदूषकों को दूर करने। समदूषक कहते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, उनको दूर करने का प्रक्रिया है ये जल को स्वच्छ करना। समदूषकों को दूर करना का प्रकम है ना। अब खा पढ़ो। घरों द्वारा निम्नयुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल खालिस्तान कहलाता है। हाँ, घरों द्वारा निर्मुक्त मतलब मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल खाली जगह कहलाता है वाहित मल। क्या कहलाता है? वाहित मल। वाहित मल कहलाता है। तो देखो ये वाहित मल आएगा इसमें दूसरे में। और तीसरा गा। शुष्क खालिस्तान का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। हाँ, शुष्क मतलब सूखा और खाली जगह मतलब किसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। आपंक, शुष्क कहते हैं आपंक। शुष्क आपंक होता है ना, शुष्क आपंक होती है। आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है ना। घा। नालियां खालिस्तान और खालिस्तान के द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। हाँ, नालियां किसके और किसके द्वारा अवरुद्ध मतलब रुक जाती हैं। तो इसमें आंसर आएगा ठोस खाद्य पदार्थों। ठोस मतलब खाए जाने वाले पदार्थों के द्वारा। दूसरी खाली जगह में आओ। सैनिटरी टॉवेल है ना, सैनिटरी डालते हैं ना नैपकिन, और टॉवेल तौलिया, फटी तौलिया, कपड़ा डाल दिए, उनसे नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं है ना। तो अब देखेंगे आप इन खाली जगह के आंसर भी देख सकते हो। ये लिख रहे, ये आंसर है इनके। पहली खाली जगह में समदूषकों, दूसरे में वाहित मल, तीसरे में आपंक, चौथे में पहली खाली जगह में ठोस खाद्य पदार्थों, और चौथे में सैनिटरी टॉवेल। नंबर डाल देगा। सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। देखो, समदूषकों को आप प्रदूषक भी कह सकते हो। प्रदूषक है ना। तो पहली खाली जगह में समदूषक की जगह प्रदूषक भी आ सकता है और समदूषक भी आ सकता है। दोनों का मतलब सेम है। और समझो ये क्या होता है। आपंक का मतलब होता है मल। जैसे हम कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं, तो शुष्क कूड़ा कचरा मल कहला, और मल में आती हैं ये मल है, जैसे जानवर का मल, जंतुओं का, मानव का मल। तो शुष्क मल का उपयोग या शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में। ये सूखे मलते आपंकते तो बने। आपंक कहते हैं कचरा, मल भी कचरा ही होता है। तो आपंक का मतलब मल है ना। तो उससे ही शुष्क खाद बनाई जाती है, सूख जावे जब ही, है ना। हाँ, प्रश्न नंबर 2 पढ़ो। वाहित मल क्या है? हाँ, अनुपाचित वाहित मल क्या है? पढ़ो। अनुपाचित अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, समझाइए। देखो भाई, अब सुनो उत्तर इसका। प्रश्न कह रहा है वाहित मल क्या है, और अनुपचारित मतलब बिना उपचार के वाहित मल को नदियों और समुद्रों में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, समझाइए। तो देखो उत्तर पढ़ेंगे इसका। ऊपर के ऊपर आ जाए, ऊपर की तरफ। अब देखो उत्तर समझेंगे। वाहित मल, वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। अपशिष्ट जानते हो, गंदा जल यूज करके फेंक देना, है ना।
इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। अब आइए ऊपर, बाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं। निलंबित मतलब मिले हुए छोटे मोटे कण, ये अपद्रव्य समदूषक कहलाते हैं या प्रदूषक कहते हैं। समदूषक का दूसरा नाम प्रदूषण। हाँ, इस प्रकार बाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है। बाहित मल में बहुत छोटे छोटे पदार्थ कण मिले होते हैं जिसमें निलंबित ठोस कार्बनिक कहते हैं काले पदार्थ जिनमें कार्बन पाया जाता है, और ठोस तो जानिए तुम ठोस क्या होता है ना, कण होते हैं ना, कठोर कण। अकार्बनिक अशुद्धियां जिनमें कार्बन नहीं होता वो अशुद्धियां। पोषक तत्व मृत जीवी और रोग वाहक जीवाणु मतलब रोग फैलाने वाले जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। यही कारण है कि बाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित मतलब छोड़ना, विसर्जित करना हानिकारक होता है। अब फिर से नंबर 3 पढ़ेंगे, आप पढ़िए, पढ़ो। तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, समझाइए। हाँ, तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, समझाइए। अब देखो, है ना, तो देखो उत्तर, तेल और वसाओं को नाली में बहाने पर ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमा कर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। अवरुद्ध मतलब रोक सकते हैं। तेल और वसा रहे ना, देखो वसा जानते हो तुम क्या होता है, किस में पाया जाता है वसा? मूंगफली में वसा पाया जाता है ना। तेल में, तेल का चिपकने वाला पदार्थ होता है ना। तो तेल है और ये भारी चीज़ होती है, जैसे मैदा में वसा होता है ना, तो ये जमने वाली चीज़ें चिपक जाती हैं ये। अब नाली पाइप में चिपकेंगे तो पानी रुकेगा ही, अवरुद्ध हो जाओ, फिर पाइप नाली रुक जाओ तो पानी नहीं बहेगा, है ना। अब जाइए, खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को, मृदा के रंध्र कहते हैं छेदों को, बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभावता कम हो जाती है। इसलिए तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 4 पढ़ो। अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों को वर्णन कीजिए। हाँ, अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रिया में, प्रथम मतलब प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। मतलब गंदे जल से स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे आप, है ना। तो देखो, अब देखो, आप गंदे जल से स्वच्छ जल प्राप्त करना है ना। सबसे पहले पढ़, अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं जो जल को संदूषित करने वाले कारकों को पृथक करने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रम में सम्मिलित चरण निम्न प्रकार होते हैं। तो देखो, हम जल को कैसे शुद्ध करेंगे। पहला चरण पढ़ेंगे हम फर्स्ट। तो पहला चरण है सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से, ऊर्ध्वाधर जानते हो, सीधी ऊबड़ खाबड़ लगी सड़कों से बने सलाखा छन्ने, है ना, छन्ना लगे रहे में, सलाखा छन्ने मतलब ऐसे सूलन के से छन्ना रहे में हो, है ना। सलाखा छन्ने जिन्हें कहते हैं बार स्क्रीन, है ना, कोष्टक में नाम है इसका दूसरा, से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के समदूषक अलग हो जाते हैं। फिर इनको हम निकाल सकते हैं एक जगह पर, ये आगे नहीं जा पाते।
अब नंबर 2 पॉइंट है जल को स्वच्छ करने का। तो देखो, अब बाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। ग्रिट और बालू जाने, ग्रिट कह में कंकड़ पत्थर और बालू मतलब मिट्टी अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, हौले हौले धीरे धीरे, जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रिट और कंकड़ पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाते है ना। ग्रिट जैसे बाय मान सके हम तो मोटी मोटी वो होती है ना, बालू तेने कर रही है ना, बजरी सी है ना, बालू क्या है मिट्टी थे। अब देखो पॉइंट नंबर 3, फिर जल को ढलवा पेंदी वाली टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है। ढलवा मतलब ढलान वाली टंकी में है ना, पेंदी वाली टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली में के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपंक कहते हैं, स्लज, स्लज मतलब मल होता है। तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमत्रित स्कीमर का उपयोग किया जाता है। अपमत्रित स्कीमर कहते हैं ये जल या हटा देवे सब चिकनापन को, अशुद्धियों को साफ कर देता है, सरफ की तरह काम करता है, अपमार्जक की तरह। यह साफ जल निर्मलीकृत जल कहलाता है, मतलब निर्मलीकृत मतलब शुद्ध जल कहलाता है। अब देखो, आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है। आपंक मतलब मल को एक अलग टंकी में रख दिया, स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित होता है। इस प्रक्रम में बायोगैस उत्पन्न होती है। अब चौथा पॉइंट देखो कैसे है ना। तो देखो, निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में जब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। अब देखो 5वां पॉइंट, कई घंटों के पश्चात मतलब बाद में जल में निलंबित मतलब मिले हुए सूक्ष्म जीव टंकी की पेंदी में सक्रियत मतलब एक्टिव है जाने। आपंक मतलब मल, पेंदी मतलब टंकी को पेंदा तल रहे ना, टंकी का तल उसे कहते हैं पेंदी है ना, तो बैठ जाते हैं। सक्रियत आपंक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। अब उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 5, फिर से नंबर 5 पढ़ो। आपंक क्या है समझाइए कि इसे कैसे उपचारित किया जाता है। हाँ, आपंक क्या है पढ़ेंगे डिटेल में, ये शब्द आ रहा था पहले से, आपंक तो क्या होता है ये देखेंगे आप। आपंक क्या होता है डिटेल हम पढ़ेंगे। बाहित अपशिष्ट जल को शोधन उपचार के समय जब ढलवा पेंदी वाली टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जब तब मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यही आपंक स्लज होता है। ढलवा पेंदी वाली कहते हैं टंकी, ढलवा पेंदी वाली टंकी मतलब टंकी में जैसे ढलान से होने का, ढलवा मतलब जितो घुमाओ तो घूम जावे, मतलब मुड़े ने का टूटे नहीं, बिल्कुल टाइट नहीं हुए है ना। अब देखो
अब आप अंक को उपचारित करना, उपचारित कैसे करते हैं, है ना, तो देखो अंक को उपचारित करना। आप अंक स्लज को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित करते हैं जहां यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। अब निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है जिससे उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में, निर्मलीकृत किसे कहते हैं, मिला हुआ स्वच्छ जल, गलत, स्वच्छ जल कहते हैं निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थ, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपयोग कर। अवांछित पदार्थ जानते हो क्या होता है, जिनका कोई महत्व नहीं होता, तो महत्व खराब पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। कई घंटों के बाद जल में निलंबित सूक्ष्मजीव टंकी की पैदी में सक्रियत आपंक स्लज के रूप में बैठ जाते हैं और शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। ऊपर के पानी ले में फिर सक्रियत आपंक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। अनुपचारित कहते हैं बिना उपचार के, उपचारित कहते हैं बिना उपचार के, मतलब कोई इलाज नहीं कराया, उसका इलाज उपचार नहीं किया। मानव मल, मानव का मल जानते हो तुम, मानव का लेटरिन कह सकते हो इसे, है ना, कचरा कह सकते हो, एक स्वास्थ्य संकट है, समझाइए। मानव अपना आप मानव मल है, तुम खुले में पटक दो, इलाज नहीं, शुद्ध नहीं कर, कछु मत करो, उपचार करके बिना पटक दो, प्रदूषण फैलता है, क्यों, समझाइए। तो उत्तर समझेंगे हम इसका, देखो ध्यान से। अनुपचारित मल, मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है, मतलब मानव के स्वास्थ्य के लिए संकट है। इससे जल और मृदा प्रदूषण हो सकता है। अब इससे जल तो आएगी भाई, मिट्टी भी प्रदूषण होगा, है ना। सतह पर उपलब्ध जल और भौमजल, भौमजल कहते हैं भूमि के अंदर का जल या भूमि पर जल, दोनों प्रदूषित हो सकते हैं। भौमजल मतलब भूमि के अंदर जल, और ये सतह पर उपलब्ध जल मतलब भूमि पर जल, दोनों प्रदूषित हो सकते हैं। भौमजल जैसे कुओं में, नलकूपों, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है ना। भौमजल मतलब भूमि के अंदर से जल इनते तो प्राप्त है, कुओं, नलकूप, झरनों, अनेक नदियों। अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन गया है या बन जाता है। देखो इस बात को ध्यान से समझें। अतः अनुपचारित मानव मल मतलब बिना इलाज किए मानव का मल जल जनित रोग, मतलब जल में से उत्पन्न रोग होते हैं, हम जलवायु पीले में ना उससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो सबसे सुगम पथ बन जाता, मतलब रोग फैलाने का सबसे सरल तरीका, रास्ता बन जाता है। इसमें हैजा, ये हम गंदा जल पी लेते हैं ना, अशुद्ध जल, तो हैजा हो जाता है। टाइफाइड का दूसरा नाम मोती जरा, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पैचिस जैसे रोग सम्मिलित है। ये मानव मल, ये अशुद्ध जल पीने से होने वाले रोग हैं। पहले से दोबारा, जल को रोगाणु नाशित, मतलब जल को रोगाणुओं से मुक्त करना, रोगाणु नाशित कहलाता है, मतलब जल में से रोगाणुओं को नाशित मतलब नष्ट करना, रोगाणु मुक्त जिसका दूसरा नाम है, करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो रसायनों के नाम, मतलब शुद्ध जल करने में प्रयोग किए जाते हैं दो रसायन, क्लोरीन और ओजोन। ये
ये दो शब्द हैं, रसायन है ये, इनका प्रयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने में, है ना। फिटकरी भी आती है एक, वो जल को शुद्ध करने में फिटकरी घुमाओ, जल शुद्ध हो जाता है। अब आओ प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों के कार्य को समझाइए। मतलब जल को शुद्ध करते समय, गंदे जल को शुद्ध करते हैं तो शलाका छन्नों के कार्य बताइए, तो ये पूछ रहा है। तो उत्तर दे दें। अपशिष्ट जल उपचारित करते समय सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने शलाका छन्ने, जिसे कहते हैं बार स्क्रीन, से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन, नैपकिन क्या होता है, इनको महिला यूज करती हैं, महिलाओं से संबंधित चीज़ है नैपकिन, है ना, आदि जैसे बड़े साइज के समदूषक अलग हो जाते, समदूषक कहते हैं प्रदूषक। प्रश्न नंबर 9, स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। मतलब स्वच्छता क्या है और रोग क्या है, क्या संबंध है इनके बीच में, ये पढ़ना है आपको। तो देखो उत्तर देखें। स्वच्छता और रोग के बीच गहरा संबंध है। रोग फैलने का मुख्य कारण गंदगी ही है। रोगाणु गंदगी में पनपते हैं और गंदगी के माध्यम से ही हम तक रहते हैं, पहुंचते हैं। ध्यान दे लें किताब पे। यदि हम स्वच्छता का ध्यान रखें तो गंदगी नहीं फैलेगी और रोगाणु हमारे शरीर में पहुंचकर हमें रोगग्रस्त नहीं। हाँ, पढ़ियो कहाँ चल रहे हैं। यदि हम अपने आसपास गंदगी, कूड़ा करकट रखेंगे तो उससे क्या पनपेंगे, रोगाणु। शाबाश, अनेक रोगाणु पनपेंगे। ये रोगाणु हमारे शरीर में पहुंचकर हमें विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त कर देंगे। ग्रस्त मतलब रोगग्रस्त हम घेर लेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि गंदगी और स्वच्छता में व्युत्क्रम संबंध होता है। व्युत्क्रम मतलब विपरीत। इसलिए जितनी हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे उतना ही रोगों से बचे रहेंगे। प्रश्न नंबर 10, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। हाँ, स्वच्छता के संदर्भ में, स्वच्छता के संदर्भ मतलब स्वच्छता के बारे में एक सक्रिय मतलब एक्टिव नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। पढ़।
देखो ध्यान से, अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में एक सक्रिय नागरिक के रूप में हमारी भूमिका निम्न प्रकार होगी। देखो, पहला पॉइंट बताने आपकी किस प्रकार आप स्वस्थ वातावरण को रख सकते हो, है ना। तो देखो, जल स्रोतों को स्वच्छ अवस्था में बनाए रखने के लिए हमको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर तरीकों में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। पहली बात तो यह कह रहा है ये पॉइंट। अब देखो आगे, नंबर 2, हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। इस प्रकार और हम वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। नंबर 3, यदि कहीं रोग कारक अथवा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ हों, जैसे देखो रोग कारक कहते हैं रोग फैलाने वाले कारण, अथवा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ मतलब यहाँ पर स्वास्थ्य सही नहीं रह सकता उन परिस्थितियों से हों, तो हमें नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत को इसके लिए सूचित करेंगे तथा यथोचित मतलब सही कदम उठाने के लिए आग्रह करेंगे। अब पॉइंट नंबर 4, देखो, यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो तो उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करेंगे कि भैया इसको हटाओ कूड़े कचरे को। पहले उससे राजी समझाएंगे, नहीं माने तो उसकी कंप्लेंट करेंगे नगर निगम में। पॉइंट 5, हमें दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादिता से प्रभावित करना होगा। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। अब प्रश्न नंबर 11 देखो, प्रस्तुत वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए। तो देखो ये पहेली है आपकी और ये आपको बनने ये प्रश्न दे रखे हैं संकेत। ये बाएं से दाएं, बाएं से दाएं मतलब ये बाईं साइड, ये दाईं साइड। तो हमें यूँ चलना है इसमें, इस प्रकार इधर साइड, इस साइड से इधर साइड चलना है यूँ, ठीक है। यूँ नहीं चलना है उल्टा, इस प्रकार चलना है हमें, देखो यूँ, ठीक है। अब देखो इनके उत्तर आप पर आने चाहिए, जब ही आप सारणी को सही तरीके से भर पाओगे। उत्तर नहीं आएंगे तो नहीं भर पाओगे आप। तो देखो वाहित मल उपचार संयंत्र से प्राप्त गैसीय उत्पाद कौन सा है। देखो वाहित मल होता है, उसका हम उपचार करते हैं और उस ये उपकरण है, संयंत्र मतलब उपकरण। वाहित मल का हम उपचार करके उस जिस संयंत्र से हम प्राप्त गैसीय उत्पाद मतलब कौन सी गैस प्राप्त करते हैं तो उसे कहते हैं जैव गैस। जैव गैस ये आंसर है इसका। अब ये भरा कैसे जाएगा साइड में, देखें ये दूसरा, ये नंबर 2 में बाएं से दाएं चलना है यूँ। तो साइड पर आए, देखो यहाँ पर आए और 2 कहाँ लिख रही है तो यहाँ लिख रही है। तो यहाँ भरेंगे जैव और गैस, ये भर गया जैव गैस, ठीक है। ऐसे ही बननी है सब। अब आओ इसमें 4 पॉइंट पे। इस प्रक्रम में, कौन से प्रक्रम में प्रदूषित जल से वायु को गुजारा जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया है ऐसी जिसमें प्रदूषित मतलब गंदे जल से वायु को गुजारा जाता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है वातन प्रक्रिया। नाम रख दिया वातन, मतलब बदबूदार प्रक्रिया होती है ये। इससे बदबूदार वायु को, फिर वायु को गुजारा तो बदबू वायु निकलती है, बदबूदार वायु निकलती है। अब
0.7। ये बातन भी 4 लिख रहा है साइडी में, वहाँ से बनना है और बाएं से दाएं चलना है। अब आओ 7 पर। वाहित मल ले जाने वाले पाइपों की व्यवस्था क्या कहलाती है? सीवर। ठीक है। अब देखो, ये देखो आप, पॉइंट नंबर 8। उपयोग के बाद नालियों में बहता जल क्या कहलाता है? उपयोग कर लिया तुमने और बेकार पानी नालियों में बह रहा है जल, वो वाहित मल कहलाता है, वाहित मल। ठीक है, ये हो गया आपके उत्तर। ये बनने 8 से चलना है ना। अब आओ इन पर आ जाओ, ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर से नीचे। पहले पॉइंट, जल उपचार में रोगाणुनाशन, रोगाणुनाशन कहते हैं रोगाणुओं को नष्ट करने वाले के लिए प्रयुक्त एक रसायन है। मतलब हम जल को शुद्ध करने में जिन रोगाणुओं का प्रयोग करते हैं उनमें एक रसायन का नाम बताइए। तो ओजोन ले सकते हैं, क्लोरीन है, और भी हैं बहुत जो रोगाणुओं को नाश करते हैं, ये है ना, ओजोन। ठीक है। अब आओ इस पर पॉइंट 3 पर। ये आपको ऊपर से नीचे बनने हैं इस प्रकार, ये ऊपर से नीचे चलना है। पॉइंट 3, वह सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव पदार्थों का विघटन करते हैं क्या कहलाते हैं? देखो समझो पहले प्रश्न, वह सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है उपस्थित, में जैव पदार्थ मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का विघटन करते हैं, वो सूक्ष्म जीव अवायवीय जीवाणु कहलाते हैं। देखो अवायवीय, अवायवीय जीवाणु कहलाते हैं, जीवाणु। ठीक है, ओके बच्चों। अब देखो पॉइंट 5, समदूषित जल क्या कहलाता है? समदूषित जल अपशिष्ट जल कहलाता है। मतलब खराब जल होता है वो कूड़े कचरे में से तो आता है, गंदी नालियों में बहकर, वो अपशिष्ट जल होता है, बेयूज कर कर फेंक देना। पॉइंट नंबर 6, वह स्थान जहाँ वाहित मल से प्रदूषक पदार्थ पृथक किए जाते हैं, मतलब गंदे जल से प्रदूषक मतलब खराब पदार्थ एकत्रित किए जाते हैं, तो कहलाता है ऊर्ध्वाधर शलाका। देखो ऊर्ध्वाधर शलाका, ये छन्ना होता है, छन्ने का नाम है जिसमें से पानी छनता है। लास्ट है, अनेक व्यक्ति इसका विसर्जन खुले स्थानों में करते हैं। किसका? मल का खुले में करते हैं भाई, इसका विसर्जन मतलब फैलाव, खुले में लैट्रिन कर रहे हैं लोग, गंदे पानी को खुले में बहा रहे हैं। ये उत्तर लिख रहे हैं। दूसरे का जैव गैस, चौथे में बातन, 7वें सीवर, 8वें वाहित मल। वाई से दाएं चलना है आपको, इस प्रकार न्यू है ना। अब ऊपर से नीचे आओ, पहले में ओजोन, दूसरे में अवायवीय जीवाणु, तीसरे में, 5वें में चलना अपशिष्ट जल, 6ठे में ऊर्ध्वाधर शलाका और 9वें में मल। अब देखो ओजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न नंबर 12, मतलब ओजोन के बारे में कौन सा वाक्य सही है ना। तो देखो पहलो का, यह सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। मतलब ओजोन सजीव मतलब जो श्वसन क्रिया करते हैं उनके लिए श्वसन, मतलब ये ओजोन नहीं हो तो वो, इस प्रश्न का पॉइंट का कहने का मतलब है कि ओजोन नहीं हो तो सजीव श्वसन क्रिया नहीं कर सकते। ये गलत भाई, वो तो कर सकते हैं, ओजोन से कोई मतलब नहीं उनका। खा, इसका उपयोग जल को रोगाणुओं रहित करने के लिए किया जाता है। ये बात सही है कहीं तक, मतलब ओजोन का उपयोग जल में से रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ये रसायन होता है ओजोन एक,
और एक ओजोन परत भी होती है बादल में, दोनों अलग अलग चीज़ें। गा, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, सही बात है। ये पराबैंगनी किरण आती है उनको अवशोषित कर लेती है। और घा, वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है, ये बात गलत है भाई, ये सही नहीं है। तो देखो प्रश्न, इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? का खा गा गलत, खा और गा, हाँ ये दोनों वाक्य सही हैं। पॉइंट नंबर 3, का और गा ये भी गलत, और सभी 4 ये भी गलत। मतलब उत्तर इसका ये है, उत्तर खा और गा सही है।